नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी आपको बिल्कुल हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कक्षा 11वीं या 12वीं की जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना और उसके नोट्स आपको हिंदी में लेने हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। अभी हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि है जीव जगत का वर्गीकरण। इस जीव जगत के वर्गीकरण में हमने भाग 8 तक पढ़ लिया है, ठीक है। भाग 8 तक, इससे पहले मैंने आपको भाग 8 तक पढ़ा दिया है। अभी हम भाग 9 को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले जो भाग 8 तक मैंने पढ़ा है उसको नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको पढ़ो, फिर आप भाग 9 को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी जो हम कवक जगत के बारे में पढ़े, कवक जगत के अंदर कितने वर्ग थे? 4 वर्ग आ रहे थे, ठीक है। कवक जगत के अंदर 4 वर्ग हैं फंगी के, ठीक है। कवक के 4 वर्ग हैं। हम लोग 2 वर्ग के बारे में पढ़ लिए, एक फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ लिए हैं और दूसरा एस्कोमाइसीटीज के बारे में इससे पहले वाले भाग में, भाग 8 में पढ़ लिए हैं। और भाग 9 में आज हम क्या पढ़ेंगे? तो भाग 9 में हम लोग बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने भाग 8 तक वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखो अच्छे से, फिर आपको वो सारी चीजें जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बेसिडोमाइसीटीज का ज्ञात सामान्य रूप, ठीक है। बेसिडोमाइसीटीज जो है उनके ज्ञात सामान्य रूप जो है, जो सामान्य रूप जो उनको हम लोग जानते हैं क्या है? मशरूम है, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई है, ठीक है। ब्रैकेट जिसको ब्रैकेट कवक भी कह सकते हैं, ठीक है। या पफ बॉल है, ठीक है, या क्या है? पफ बॉल है, ठीक है। तो बेसिडोमाइसीटीज कवक जगत के अंदर जो हम लोग को ज्ञात है कि इसके अंदर कौन कौन से कवक होंगे, तो मशरूम होंगे, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई होंगे और पफ बॉल होंगे, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मिट्टी में, ठीक है, लट्ठों में और पेड़ के ठुंठों पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जीवित पौधे, जो जीवित पादप होते हैं, जो सजीव पादप होते हैं, उनके शरीर पर ये परजीवी के रूप में उगते हैं। और किसी सजीव पादप के शरीर के ऊपर अगर ये परजीवी के रूप में उगते हैं तो क्या करेंगे? ये उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। कभी कभी जैसे देखते होंगे आप, बारिश के मौसम होता है, बारिश के मौसम में कभी कभी देखते होंगे आप किसी पेड़ पे जो है फंगी जैसा, मतलब कवक जो है वो चले आते हैं, ठीक है। उजला उजला कभी हो जाता है, कभी छाता जैसा निकल जाता है, छत्रक जैसा निकल जाता है, वो सब क्या है? तो कवक है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ बताया गया कि ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? कि मिट्टी में पाए जाएंगे, लट्ठों में पाए जाएंगे, पेड़ के ठुंठों पर पाए जाएंगे, ठीक है। जीवित पौधों के शरीर पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है? तो कीट और कंड। उदाहरण क्या है? तो कीट तथा कंड, ठीक है। इनके कवक जाल क्या होते हैं? शाखित तथा पटिया होते हैं। इनके कवक जाल क्या होंगे? शाखित होंगे और पटिया होंगे। पटिया क्या होते हैं? इसको मैंने इससे पहले वाले भाग में पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने भाग 8 को देखा होगा तो आपको पटिया और अपटिया पता होगा, ठीक है। इस तीनों में जो है, तीनों जो कवक वर्ग है, ठीक है, कवक का जो तीनों वर्ग है, इसमें जो है सिर्फ एक ही में अपटिया होगा, ठीक है। और उसमें फाइकोमाइसीटीज जो होगा उसमें ही कवक जाल क्या होंगे? अपटिया होंगे, ठीक है। बाकी सब में क्या होंगे? बाकी जो तीनों है, एस्कोमाइसीटीज, डिट्रोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज, इसमें क्या होंगे? पटिया होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ एक ही एस्कोमाइसीटीज, मतलब फाइकोमाइसीटीज में जो है अपटिया होंगे, बाकी सब में पटिया होंगे, ठीक है। इनमें अलैंगिक, ठीक है, इनमें अलैंगिक बीजाणु जो है वो अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अलैंगिक बीजाणु अनुपस्थित होते हैं। लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? कायिक जनन होता है। और कायिक जनन किनके द्वारा होगा? खंडन विधि द्वारा होगा, क्योंकि अलैंगिक बीजाणु जो इनके अंदर अनुपस्थित है, ठीक है। तो अलैंगिक बीजाणु अगर इनके अंदर अनुपस्थित, तो जनन कैसे होगा? जनन क्या होगा? कायिक जनन होगा, ठीक है। कायिक जनन होगा। कायिक जनन किसके द्वारा होगा? खंडन विधि द्वारा होगा। तो खंडन विधि क्या होता है? इसको भी मैंने पहले अध्याय में आपको पढ़ाया है, तो आप पहले अध्याय को पढ़ोगे खंडन विधि पता होगा कि जब 1 से 2 बन जाते हैं, एक ही जैसे कोई फंगी एक है उससे टूट के कोई पार्ट दूसरा फंगी बना लेता है, ठीक है, तो वो खंडन विधि होता है, ठीक है। तो आपने अगर भाग 1 को, अध्याय 1 को पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा ये खंडन विधि क्या होता है, ठीक है। मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताया है। इनमें लैंगिक अंग अनुपस्थित है, इसमें अलैंगिक अंग भी नहीं होता और लैंगिक अंग भी नहीं होता, दोनों अंग नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन जो होता है कायिक जनन द्वारा होता है। कायिक जनन किसके द्वारा होता है? खंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? प्लाज्मोगेमी वाले विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाएं, ठीक है, प्लाज्मोगेमी के द्वारा होता है। प्लाज्मोगेमी होता है, ठीक है। प्लाज्मोगेमी को भी मैंने अध्याय 1 में बताया है आपको, ठीक है। जब 2 जो प्रोटोप्लाज्म रहते हैं वो संलयित होते हैं, वो क्या बनाते हैं? प्लाज्मोगेमी बनाते हैं, ठीक है। वाले विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं, 2 जो कायिक कोशिकाएं होती है अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है, अथवा जीन प्रारूप मतलब जो जीन होते हैं उनके प्रारूप से होते हैं। जीन जैसे हम लोग के अंदर भी जीन रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं या जेनेटिकल हेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। इन सबको मैं आपको
कक्षा 12वीं में पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब चीज अच्छे से मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। अभी बस आप इतना जानो जीन प्रारूप के संलयन से होती है, ठीक है। लैंगिक अंग भी अनुपस्थित होगा, लेकिन प्लाज्मोगैमी वाले विभिन्न स्ट्रैंडों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है, ठीक है। जनन इसमें इन 2 विधियों से होती है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। कायिक खंडन विधि द्वारा होगा तो क्या, कायिक जनन किसके द्वारा होगा, तो खंडन विधि द्वारा होगा, ठीक। प्लाज्मोगैमी वाले जनन किसके द्वारा होगा, ठीक है, तो विभिन्न स्ट्रैंडों वाली 2 कायिक कोशिकाएं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होगा, ठीक है, प्लाज्मोगैमी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परिणामी संरचना द्विकेंद्र की है, ठीक है। इनका जो परिणामी संरचना होता है, जब ये लैंगिक जनन वाले, जो इससे पहले मैंने बताया प्लाज्मोगैमी वाले विभिन्न स्ट्रैंड वाली जो 2 कायिक कोशिकाएं मिलती हैं और संलयन करते हैं, अथवा जीन प्रारूप जो संलयन करते हैं, 2 अलग अलग जीन जो प्रारूप होकर संलयन करते हैं, तो उनके जो परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, द्विकेंद्रिकी बनते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, परिणामी संरचना क्या होगा, द्विकेंद्रिकी है, ठीक है। जो अंततः बेसिडियम को जन्म देती है, जो अंत में क्या करते हैं, जो बेसिडियम को जन्म देती है, ठीक है, वो जो द्विकेंद्रकी बनते हैं और जो क्या करते हैं, बेसिडियम को जन्म देते हैं, ठीक है। केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन 4 बेसिडोपोर का उत्पादन करने वाले बेसिडियम में होता है। केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, जैसे किसी में जो है क्रोमोसोम का संख्या, ठीक है, जीन का संख्या मान के चलिए 10 है, ठीक है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखिए जैसे ये एक सेल है, ठीक है, जैसे ये एक कोशिका है, इसमें क्या है, 10 जीन है, ठीक है, 10 क्रोमोसोम है। 10 क्रोमोसोम जब ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो मान के चलिए यहाँ जैसे 4 है तो ये 4 बनाए, तो 10 का आधा चारों में क्या होगा, 5-5 क्रोमोसोम होगा, क्या होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन होगा, चारों में क्या होंगे, 5-5 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन 4 बेसिडोपोर का उत्पादन करने वाले बेसिडियम में होता है, ठीक है। बेसिडोपोर्स बेसिडियम पर बाहिर्जात रूप से निर्मित होता है। बेसिडोपोर्स जो है, बेसिडियम जो होते हैं उनके बाहर रूप से, बाहिर्जात मतलब बाहरी रूप से निर्मित होता है, उनके जो बाहर वाले परत होंगे उन पे निर्मित होंगे, उस पे निर्माण होगा इनका, ठीक है। बेसिडोपोर्स का बेसिडियम पर बाहिर्जात रूप से निर्मित होते हैं, ठीक है। बेसिडिया को जो है क्या कहा जाता है, बेसिडोकार्ड्स नामक फलने वाले पिंडों में व्यवस्थित किया जाता है। बेसिडिया को जो है कहां व्यवस्थित किया जाता है, तो बेसिडोकार्ड्स नामक फलने वाले पिंडों में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। कुछ सामान्य सदस्य जो है इसके, वो क्या है, एगारिकस मशरूम, जो जिनको हम लोग खाने में भी उपयोग करते हैं, ठीक है, तो एगारिकस है, ठीक है। यूस्टिलेज मतलब समट जिसको कहते हैं वो है। पिक्यूनिया, जंग कबक इसको कहते हैं, ठीक है, पिक्यूनिया को क्या कहते हैं हम लोग, जंग कबक भी कहते हैं। ये सब क्या है, इनके सामान्य सदस्य हैं, ये सब सदस्य इनके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं जितना भी यहाँ पे लाइन लिखता हूं सब में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, तो आप हर लाइन को अच्छे से लिखा करो, मैं जो समझाता हूं उसको अच्छे से समझो, और जो मैं हाईलाइट करता हूं उसको आप अंडरलाइन कर लिया करो जब नोट्स बनाते हो आप, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें एग्जांपल अगर आपको पूछ दे एगारिकस जो है वो किनके सदस्य है, तो आप क्या बताओगे, बेसिडोमाइसीटीज के सदस्य है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ड्यूट्रोमैसिटीज क्या होता है। तो इन्हें आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, मतलब ये पूर्ण कवक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है। क्यों इनको अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, हम क्यों इनको पूर्ण कवक नहीं कहेंगे, अपूर्ण कवक कहेंगे, तो उसको देखते हैं कि इनको क्या होता है, ये इनको आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या कायिक प्रवास्था चरणों को जाना जा सका है। क्योंकि अभी तक ज्ञात जो है, हम लोगों को जो पता है अभी तक इन कवक के बारे में, इन कवक के केवल अलैंगिक या कायिक प्रवास्था चरणों को ही जाना जा सकता है। कायिक प्रवास्था और अलैंगिक जो है उन्हीं को जानते हैं हम लोग, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जानते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। जब इस कवक की लैंगिक प्रवास्था की खोज हो जाती है, ठीक है, जब इन कवक में जो है, जो कवक मिलते हैं, ठीक है, पहले तो ये अपूर्ण रहते हैं, ठीक, तो जब इन कवक में लैंगिक प्रवास्था की खोज हो जाती है तब इन्हें इनके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। तब इनको क्या करते हैं, इनके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। उचित वर्ग क्या हो सकता है, ड्यूट्रोमैसिटीज भी हो सकता है, ठीक है, बेसिडोमैसिटीज भी हो सकता है, एस्कोमैसिटीज भी हो सकता है, फाइकोमैसिटीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनमें रख देते हैं, जिनमें जिस वर्ग में ये फिट बैठेंगे, जिस वर्ग में ये फिट बैठेंगे उसमें इनको रख देंगे, ठीक है। तो ड्यूट्रोमैसिटीज में क्या होगा, अपूर्ण कवक होगा, लेकिन जब उनके लैंगिक प्रवास्था के बारे में हम लोग खोज कर लेंगे तो उनको किन्हीं उचित वर्ग में रख दिया जाता है, किसी उचित वर्ग में रख देंगे, चाहे वो फाइकोमैसिटीज के वर्ग में रखे, अगर फाइकोमैसिटीज के वर्ग में फिट बैठेंगे तो वहां रख देंगे, ठीक है। अगर बेसिडोमैसिटीज में फिट बैठे तो वहां रख देंगे, ठीक। तो जहां भी ये फिट बैठेंगे उस वर्ग में हम लोग रख देंगे, ठीक है।
एक बार जब डिट्रोमाइसीटीज के सदस्यों को पूर्व लैंगिक चरणों की खोज हो जाती है तो उन्हें अक्सर एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। डिट्रोमाइसीटीज में जो भी है वो क्या अपूर्ण कवक है, ठीक है। लेकिन जब हम उनका लैंगिक जन्म, लैंगिक प्रवासता की खोज कर लेते हैं तो उनको जो हम जैसे बताया मैंने, उनको जो हम लोग क्या करते हैं, एक जो उनका जिस भी वर्ग में वो फिट बैठेंगे, चाहे फाइकोमाइसीटीज हो, एस्कोमाइसीटीज हो, ठीक है, या बेसिडोमाइसीटीज हो, वो जहां भी फिट बैठेंगे उनको वहां पे सम्मिलित कर देंगे, ठीक है। डिट्रोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। डिट्रोमाइसीटीज केवल किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं। और जिस बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? कोनिडिया कहा जाता है, जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। इनके अंदर जो कवक जाल होगा वो क्या होंगे? पटीय और शाखित होंगे। जैसा कि मैंने बताया सिर्फ एक में ही अपटीय कवक जाल होंगे, और किसमें अपटीय कवक जाल होंगे इससे पहले भी मैंने एक बार रिपीट किया था, उसको कमेंट सेक्शन में बताना कि अपटीय कवक जाल किसमें होंगे, ठीक है। तो इन चारों में जो है एक में अपटीय कवक जाल होंगे, बाकी में जो है पटीय कवक जाल होंगे और शाखित होंगे, ठीक है। शाखित तो सब में होंगे, लेकिन अपटीय कवक जाल एक में होंगे, बाकी सब में क्या होंगे? पटीय कवक जाल। तो कवक जाल क्या है? पटीय और शाखित हैं। कुछ सदस्य मृतोपजीवी हैं, ठीक है। मृतोपजीवी मतलब क्या? मृत जीवों के ऊपर ये उगते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। कुछ सदस्य क्या है? मृतोपजीवी हैं या परजीवी होते हैं, ठीक है। कुछ सदस्य क्या होते हैं? डिट्रोमाइसीटीज के कुछ सदस्य जो है या तो मृतोपजीवी होंगे या परजीवी होंगे, जबकि उनमें से बड़ी संख्या में अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक क्या करते हैं? डिकम्पोज करने का काम करते हैं, किसी भी चीज को सराने गलाने का जो काम करते हैं वो अपघटक कहते हैं उनको। तो जबकि उनमें इनमें क्या होगा? बड़ी संख्या में जो मृतोपजीवी या परजीवी होंगे उनमें जो बड़ी संख्या में क्या होंगे? वो अपघटक होंगे और खनिज चक्रण में मदद करते हैं। खनिज चक्रण क्या होता है? जैसे देखिए, खनिज चक्रण आप ऐसे समझिए, जैसे कोई मांसाहारी जीव है, ठीक है, वो शाकाहारी जीव को खाता है। शाकाहारी जीव किसको खाता है? शाकाहारी जीव खाता है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो पोषण मिलता है, वो कहां से मिलता है? सॉइल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है और सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो जब क्या होता है, जैसे देखिए, जब क्या होता है कि पेड़ पौधों को जो पादप हैं उनको क्या खाया? शाकाहारी जीव खाए। शाकाहारी जीव को क्या खाया? मांसाहारी जीव खाया। और जब मांसाहारी जीव फिर से मर जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या होता है? मिट्टी में हो जाते हैं, मिट्टी में उनको गाड़ दिया जाता है या वो मिट्टी पे पड़े रहते हैं, तो वहां क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है। उनको अपघटक जो है उसको डिकम्पोज कर देता है, सरा गला देता है, उसको मिट्टी में मिला देता है, फिर क्या हो? वो मिट्टी में मिल गए, ठीक है। तो इसी चक्रण को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज चक्रण, ठीक है। खनिज चक्रण में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण देख लीजिए आप कि इनमें कौन कौन से डिट्रोमाइसीटीज में कौन कौन से कवक होंगे। तो अल्टरनेरिया होंगे, ठीक है, कोलिट्रोट्राइकम होंगे तथा ट्राइकोडर्मा होंगे, ठीक है, ट्राइकोडर्मा होंगे, ठीक। आज जो है हमारा यहाँ पे कवक जगत खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो है पादप जगत और जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये पादप जगत आज खत्म हुआ। भाग 9 में हमने पादप जगत को खत्म किया। पादप जगत नहीं, मतलब कवक जगत को खत्म किया। इसके बाद जो हम पादप जगत को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल अगले भाग में, तब तक के लिए बाय।